फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न रीड की। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्यों, अब हमें पता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका पैटर्न बदलता जा रहा है आजकल। तो उसी के कारण जो प्रोडक्शन के तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बदलते जा रहे हैं। जो मार्केट है गुड्स का, सिर्फ वो लोकलाइज ही नहीं रहा बल्कि वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी बन गया है। जो रिजल्ट है ना एक्सपेंड होने का मार्केट का, वो क्या है, प्रोडक्शन होना है एक बिगर स्केल पर। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जिसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, जो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। इसके कारण कंपनीज की बर्थ हुई थी। बहुत सारे प्रकार की कंपनीज होती, क्योंकि कंपनीज वो इंस्टीट्यूशन है, वो होती हैं जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, उन्हें शेयर वगैरह इशू करके, डिवेंचर वगैरह की फॉर्म में। तो अब बात आती है टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ऑनरशिप, नेशनलिटी एंड अदर कंपनीज। तो इनकॉर्पोरेशन के बीच पे चार्टर्ड कंपनीज, स्टैच्यूरी, रजिस्टर्ड। लायबिलिटी के बीच पे लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ट्रांसफरबिलिटी के बेस पे प्राइवेट और पब्लिक। ओनरशिप के बेस पे गवर्नमेंट, होल्डिंग और सब्सिडरी। नेशनलिटी के बेस पे इनलैंड और फॉरेन कंपनीज। और अदर कंपनी में आती है एमएनसीज, डिफंक्ट कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इन्हीं कंपनीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ ये भी हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब उसके बनने के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहले चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड मतलब जो राजा महाराजाओं के अकॉर्डिंग होती थी। तो वो कहता है कि ये अर्लीस्ट फॉर्म है इनकॉर्पोरेशन का। ये जो कंपनीज हैं ये फॉर्म्ड की जाती एट एन इंटेंस ऑफ सम सेलेक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा, किसी स्टेट के, जिनका पर्पज़ होता था जो भी स्टेट है उसके अफेयर्स को कंडक्ट करना, लाइक एज लुक करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं किसी भी रीजन का, मिलिट्री पावर को बढ़ाना। ये जो कंपनीज है ये फॉर्म की जाती थी रॉयल चार्टर्स के द्वारा, ठीक है, एट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ किसी किंग या क्वीन के ऑर्डर पे, ठीक है। इसीलिए इनको हम चार्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। एग्जाम्पल है इनके ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकॉर्पोरेट थी 1600 में। बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जो मेंबर होते थे चार्टर्ड कंपनीज के, वो लायबल नहीं होते थे किसी भी डेप्ट के लिए जो भी कंपनी का होता था। और जो कंपनी है वो अनलिमिटेड राइट्स इंजॉय करती थी और उसका जो एक्टिविटी का फील्ड था वो भी बहुत ज़्यादा वाइड होता था। लेकिन आज के टाइम में ये प्रिविलेंट नहीं है इंडिया में। अब है स्टैच्यूरी कंपनीज। इस टाइप की जो कंपनीज है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा और स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टैच्यूरी मतलब कानूनी। ये जो इस प्रकार की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एक सेपरेट एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट होती हैं। इन्हीं इसीलिए इन कंपनीज को हम स्टैच्यूरी बोलते हैं, मतलब जो एक्ट के अकॉर्डिंग बनती हैं। इसमें आती हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो वर्ड लिमिटेड है ना वो यूज़ नहीं होता इन कंपनीज के नाम के साथ, क्योंकि इनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड है, ठीक है। फिर बात आती है जो कंपनीज होती है इनकॉर्पोरेट होती है परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रॉफिटेबल है किसी भी देश के लिए, अगर हम इनको प्राइवेट हैंड में छोड़ दें तो डैमेज हो सकता है हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए स्पेशल प्रोविज़न वगैरह बनाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनीज बनती हैं, जो डिफाइन करती हैं उनके राइट्स एंड स्पेयर्स को। जो प्रोविज़न इन कंपनीज एक्ट के वो एप्लीकेबल होते हैं उन कंपनीज पे, ठीक है। और कहता है कि सो फार एज दीज, ये जो प्रोविज़न है ये कॉन्ट्ररी भी नहीं है उन प्रोविजंस के जो स्पेशल एक्ट वगैरह पास किया जाता है कंपनीज एक्ट जिसके अंदर बना था। तो आरबीआई देख लो हमारे देश के मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करके चलता है। एसबीआई एक स्टेट बैंक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एलआईसी है, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है ये सब। अब है रजिस्टर्ड कंपनी। ये जो इसका जो इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत या पहले जो भी एक्ट होता था उनके अंदर, इसीलिए इनको रजिस्टर्ड बोलते हैं। क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट में, इसके लिए वो जो भी मतलब मेथड वगैरह होता है उसको फॉलो करके चलती है, जो भी प्रोविजन वगैरह होते हैं। जैसे कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अंतर्गत हमारा कौन बना था, आरबीआई बना था, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं मेंबर्स की वो इस प्रोविजन के अंतर्गत ही होती हैं और या स्पेशल एक्ट के अंतर्गत होती हैं जिसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो कंपनीज होती हैं ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इनके रजिस्ट्रेशन का, वो फॉलो करके जब ये बनती हैं तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है।
अब एक क्लासिफिकेशन लायबिलिटी के बेस पे, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी इन कंपनीज की लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड होती है उनके नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग, या जो भी उन्होंने गारंटी दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहता है कि मतलब जितना वो कंट्रीब्यूट करती है असेट्स में किसी कंपनी की वाउंड अप होने के टाइम पे, तो वही है भाई, जितनी उनकी लायबिलिटी होगी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मैंडेटरी इन कंपनी के लिए कि अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ करना, क्योंकि वो लिमिटेड है। ठीक है, फिर बात आती है, दो प्रकार से होती है लिमिटेड, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और एक लिमिटेड बाय गारंटी। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो उनके पास है। अगर जो मेंबर है वो पे करता है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर जो उसके पास थी, तो उसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांग सकते, क्योंकि वो फुल्ली पेड है अगर कंपनी को लॉस होता है उस सिचुएशन में। लेकिन अगर जो कंपनीज है वो लिमिटेड है शेयर्स के द्वारा, क्योंकि लायबिलिटी है ना इस शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड है, वो अमाउंट जो अनपेड रह गई है वही मांग सकते। जैसे एक शेयर होल्डर था, उसने 80 पे कर दिए थे, 100 रुपये का एक शेयर था, तो 20 अनपेड है, तो लायबिलिटी अभी उसकी सिर्फ 20 रुपये तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती कंपनी। और गारंटी मतलब इस टाइप में जो कंपनीज होती है ना, उनकी लायबिलिटी है ना मेंबर की, वो लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जितनी मेंबर है ना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी वाउंड अप होगी। ये रिकॉर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमओयू में, कंपनी के जब कंपनी बनी थी कि हाँ कौन सा मेंबर कितनी लायबिलिटी लेता है, कितनी गारंटी देता है। इस केस में जो वाउंड अप है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर मेंबरशिप, या 1 साल के दौरान, तो कहता है कि वो सीज हो जाते हैं मेंबर्स के रूप में, और जो उनके असेट्स है ना वो एडिक्वेट ना हो, अगर लायबिलिटी पे करने में प्री डिफाइंड लायबिलिटी कंट्रीब्यूट करेगी पेमेंट में कंपनी के डेब्ट को। ये जो कंपनी होती है ये शेयर कैपिटल कंपनी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर शेयर कैपिटल कंपनी है तो इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें रिक्वायर्ड है कि वो अनपेड वैल्यू को पे करेगी, प्लस जो गारंटीड वैल्यू थी वो भी पे करेगी। ठीक है, विच दे है, जो उन्होंने गारंटी की थी कि वाउंड अप के टाइम पर हम पे करेंगे। ठीक है, और विदाउट शेयर में तो जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है वो फॉर्म्ड होती है, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रमोट करना आर्ट एंड क्राफ्ट को, साइंस को, कल्चर वगैरह। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो एक कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होगी जहाँ पे जो लायबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड नहीं है। ये जो मेंबर होते हैं ना इन कंपनीज के, ये पर्सनली भी लायबल होते हैं कंपनी के डेब्ट्स के लिए। दूसरे शब्दों में कही तो जो लायबिलिटी है ना मेंबर्स की वो इतनी अनलिमिटेड है कि मतलब लिमिटेड सिर्फ उनके शेयर्स तक ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो उनके शेयर से भी ज़्यादा जा सकते हैं, उनकी पर्सनल असेट्स भी यूज़ हो सकती है। जो लायबिलिटी होती है ना मेंबर की वो वैलिड होती है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर तक के लिए। कंपनी जब वाउंड अप हो जाती है और कोई भी मेंबर अगर डी एसोसिएट हो जाता है कंपनी से, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, कंपनी लॉ में। लेकिन एक कंपनी है लिमिटेड लायबिलिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी इज मोर ऑफन द रूल, बिकॉज द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इज मेंबर इज लिमिटेड टू इज शेयर, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी में उसकी शेयर तक लिमिट होती है, जबकि अनलिमिटेड कंपनीज में है ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब उनके पर्सनल असेट्स भी यूज़ होता है, इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं है। कुछ कंपनीज होती है आज के टाइम में, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा रेयर मिलती है बिजनेस सिनेरियो में। ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है अगर कहेंगे, जो कंपनी डिस्क्राइब करती है, एलोबरेट करती है पार्टनरशिप से। डिफरेंस है कि जो कंपनी है रजिस्टर्ड होती है इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, अगर कंपनी है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो खुद को कन्वर्ट करना चाहेगी लिमिटेड लायबिलिटी में। ये इसके लिए उसे एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करना होगा, रजिस्ट्रार के पास उसे इन्फॉर्म करनी होगी। ठीक है, फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो कहता है कि कंपनीज को दो पार्ट में बांटे, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स के बीच में। तो प्राइवेट कंपनीज कहता है कि जो कंपनीज अमेंडमेंट एक 2015 है वो डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को एक कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है जो डिस्क्राइब की जाती है इसके आर्टिकल के द्वारा, जिसको रिस्ट्रिक्ट्स है राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर, मतलब वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती, ना ट्रांसफर कर सकते अपने शेयर्स को, एक्सेप्ट इनके 1% कंपनी को छोड़कर। जो नंबर है ना मेंबर्स के वो इसमें मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, जो मेंबर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और एंड द मेंबर ऑफ द कंपनी उनको इंक्लूड नहीं करती। और जो मेंबर हैं वाइल दे जो एम्प्लॉय थे कंपनी के टाइम पे, जो मेंबर भी थे या जो कंटिन्यू मेंबर हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद, उनको हटाकर 200 मेंबर हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं होल्ड करते हैं 1 और मोर शेयर कंपनी में ज्वाइंटली, तो वो हम है ना सिंगल मेंबर ही मानेंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के पास एक ही सिंगल शेयर होता। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, और पब्लिक को ये नहीं इनवाइट कर सकती सब्सक्राइब करने के लिए अपने सिक्योरिटीज़ वगैरह को। जो मिनिमम नंबर होता है प्राइवेट कंपनी में 2 होता है, मैक्सिमम 200 होता है। ये ज़रूरी होता है इन कंपनीज के लिए कि वो प्राइवेट वर्ड यूज़ करें अपने नाम के साथ। पब्लिक कंपनी, तो जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 उसमें पब्लिक कंपनी एक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब की जाती है। कंपनी जो सब्सिडरी होती है
ठीक है, कंपनी की जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसको पब्लिक कंपनी मान सकते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी है वो एक एसोसिएशन है जिसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जिसके शेयर डिबेंचर वगैरह है ना वो पब्लिक को हम ऑफर कर सकते हैं, उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में कम से कम 51%, उससे कम नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास जो इंक्लूड करता है कंपनी जो सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, ये क्लियर है वो डेफिनेशन की। गवर्नमेंट कंपनी के पास 51%, मिनिमम 51% शेयर्स होते हैं, रिमेनिंग 49% है ना वो पब्लिक को भेज दिए जाते हैं। जितनी भी सब्सिडरी कंपनी होती है ना एक गवर्नमेंट कंपनी की, वो गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है। एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट कंपनी इंडिया में है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अशोका होटल एटसेट्रा, ठीक है। फिर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनीज है ना वो होती हैं जो गवर्न की जाती हैं प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और कोई भी अदर कंपनी सेक्शन 395 के अकॉर्डिंग एम्पावर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्ट करे नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में कि जो भी प्रोविजन वगैरह एक्ट के वो अप्लाई नहीं हो रहे तो उन्हें अप्लाई करे, ठीक है। नोट अप्लाई टू देम और सेल अप्लाई टू देम, एग्जाम्पशंस के साथ, मॉडिफिकेशंस के साथ, अडेप्टेशंस के साथ जो स्पेसिफाई किए गए नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ द कंपनी जो अप्लीकेबल है गवर्नमेंट कंपनी वो क्या है, एक तो अपॉइंटमेंट करे ऑडिटर की और कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। प्रोविजन ये कहता है कि ऑडिटर अपॉइंट हो तो ऑडिटर ऑफ द कंपनी है ना वो क्या करेगा, वो अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटर ऑफ ऑडिटर जनरल की एडवाइस पे। जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया में उसके पास राइट होते हैं डायरेक्ट करना कंपनी को ऑडिटर से रिलेटेड और मैनर ऑफ ऑडिट को कंडक्ट करना, सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। जो ऑडिटर होता है उसे चाहिए कि वो एक कॉपी को सबमिट करे ऑडिट रिपोर्ट की कंट्रोलर को, एंड वो ना राइट दे कमेंट करने के अपॉन द रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको अलोंग विद सच कमेंट्स वो पहले की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग के पहले, ठीक है, बिफोर मतलब सामने। जो ऑडिट होता है एनुअल रिपोर्ट को पहले किया जाता है पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। जब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मेंबर होती है गवर्नमेंट कंपनी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कि एनुअल रिपोर्ट 3 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग के जो एनुअल रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट के साथ और कमेंट के साथ वो पहले की जाती है दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के। और इन एडिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक मेंबर होती है अगर कंपनी का, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पहले करेगी कॉपी एनुअल रिपोर्ट की, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट और कमेंट की कॉपी के साथ स्टेट लेजिस्लेटर के सामने। जो प्रोविज़न है वो एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट कंपनी वो अप्लीकेबल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो लिक्विडेशन के अंदर है, ठीक है, जो आल्सो लिक्विडेशन में उसके ऊपर भी। फिर एक गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्प्ट होती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक नोटिस देकर ऑफिशियल गैजेट में वो अपनी जो भी मतलब अब्जॉल्व हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के जो भी प्रोविजंस हैं उनसे या अमेंड कर सकती है प्रोविजंस को जो भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो ये अमेंडमेंट ये पास किए गए दोनों हाउसेज के द्वारा पार्लियामेंट के और सेल नोट तो अप्लीकेबल नहीं होगा। जो गवर्नमेंट कंपनी जो एग्जाम्प्ट होगी सम ऑफ द प्रोविजन से जो ये ऐसे हैं। जो प्रोविजन है सेक्शन 152 में वो कहता है कि अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हुलिया और गवर्नमेंट कंपनीज प्रोविजन जो रिलेटेड अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन किसका, एमडी का और होल टाइम डायरेक्टर्स का, ठीक है। फिर है रिस्ट्रिक्शंस किससे रिलेटेड है, कमेंसमेंट से हैं बिजनेस के जो अप्लाई नहीं होता हुलिया और गवर्नमेंट कंपनीज में। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 और 160 जो रिलेटेड है रिजोल्यूशन से फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंसेंट फिल की जाएगी रजिस्ट्रार के पास। जो प्रोविजन है सेक्शन 124 से जो रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड अकाउंट जो पेमेंट है अनपेड या अनक्लेयर्ड डिविडेंड की, ठीक है, नॉट टू अप्लाई टू ओनली ऑन गवर्नमेंट कंपनी। प्रोविजन है सेक्शन 185 के जो रिलेटेड है लोन टू डायरेक्टर जो प्रोवाइड किए गए कंपनी में और ऑब्टेन कर सकते हो अप्रूवल से। ये सब मतलब बता रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था इनटू बाय इट और विद अदर गवर्नमेंट कंपनी या इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर जो नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए हैं। रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्टर, तो इन सबको डिस्क्लोज करने। अब है प्रोविजन पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी के वो सिविल सर्वेंट नहीं होते, नॉट वेस्टैंडिंग द फैक्ट दैट जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके पास कुछ स्पेशल फीचर होते हैं
और इसको हम गवर्नमेंट की इक्वल नहीं मान सकते। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अदर कंपनी की तरह ही होती है, इसकी कुछ की सेपरेट आइडेंटिटी होती है लॉ के द्वारा, लेकिन ये डिफरेंट होती है इसके शेयर होल्डर से। इवन इफ जो इंटायर कैपिटल होती है कंपनी की वो हेल्ड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो गवर्नमेंट से अलग होगी। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे, ठीक है। फिर एक गवर्नमेंट कंपनी जब मिक्स इंटरप्राइज, जब एक पब्लिक और एक गवर्नमेंट है ना दोनों सब्सक्राइब करते हैं कैपिटल को, तो गवर्नमेंट कंपनी है ना उसको हम फॉरेन कंपनी मान सकते हैं, बी कंसिडर, क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट है वो 51% हिस्सा खरीद लेती है कंपनी का, इनकॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया हुई थी और उसका पहले से इंडिया में, बट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक कंपनी कांट बी एट वन टाइम गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन, मतलब एक समय पे ना तो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है या फॉरेन कंपनी, दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं, एक सिचुएशन में वो एक ही कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। होल्डिंग मतलब होती है जो ओनर कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी कहते हैं कंपनी शैल बी डीम टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर बट ओनली की जो अदर कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी। डेफिनेशन है द नोट स्पेसिफिकली क्लैरिफाई तो नहीं करी होल्डिंग कंपनी को, लेकिन जो ओनर कंपनी है जो क्लैरिफाई करती है डिस्क्रिप्शन के द्वारा एक सब्सिडरी के कि मतलब जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी हो। सब्सिडरी कंपनी एक कंपनी डीम्ड होगी सब्सिडरी कंपनी अगर जो अदर कंपनी है कंट्रोल करे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को, जो अदर है ना वो होल्ड करे मोर देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है वो सब्सिडरी है दूसरी कंपनी की जो इटसेल्फ एक सब्सिडरी है अदर कंपनी की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कंपनी बी एक सब्सिडरी है ए की, कंपनी सी है एक सब्सिडरी बी की, कंपनी सी है वो सब्सिडरी मानी जाएगी ए की, ए बी की, बी सी की है तो सी भी ए की सब्सिडरी मानी जाएगी, ठीक है। जो रिलेशनशिप है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में वो एग्जिस्ट करती है जब वो वहाँ पे शेयर कैपिटल हो। इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन है होल्डिंग कंपनी का मोर देन 50% ऑफ शेयर सब्सिडी कंपनी डर नॉट अराइव, जो होल्डिंग कंपनी वो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब्सिडी कंपनी के वोटिंग पावर की हेल्प से, ठीक है, नॉट बाई होल्डिंग, ना कि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड करके, ठीक है। और इनके पास पावर भी होती है अपॉइंट करने रिमूव करने की मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। अब है एसोसिएट कंपनी। एक एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट में कि कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो इंक्लूड होगी ज्वाइंट वेंचर कंपनी में। जो सिग्निफिकेंट कंपनी उसको डिफाइन करेंगे जिसके पास कम से कम 20% का कंट्रोल होता है टोटल शेयर कैपिटल में या बिजनेस डिसीजन में एक एग्रीमेंट में, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब रिफरेंस कंट्रोल हो 20% का वोटिंग पावर में एज अपोज एंड टोटल शेयर कैपिटल और इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन वगैरह बिजनेस के डिसीजन में जो पार्टिसिपेट करती हो। अब है नेशनलिटी के बेस पे बांटना इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड कंपनी वो होती हैं जो इनकॉर्पोरेट होंगे इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, जो ऑपरेट होती हैं जो भी प्रोविजन एक्ट के उनके अंदर, बट कुछ इनलैंड कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, गवर्न की जाती है एक सेपरेट एक्ट के द्वारा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस चैरिटेबल कंपनी एटसेट्रा। फॉरेन कंपनी मतलब एक कंपनी या बॉडी जो इनकॉर्पोरेट है इंडिया के बाहर, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में हो, वेदर बाय इटसेल्फ थ्रू एन एजेंट फिजिकली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह के थ्रू। कहता है कि जो कंडक्ट कर रही है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में किसी अदर मैनर, मतलब फॉरेन कंपनी दो क्लासेस में होते हैं, नेमली कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है इंडिया के बाहर जो एस्टैब्लिश हुई थी एक ऐसे प्लेस पे बिजनेस के इंडिया में, जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के बाहर जो एस्टैब्लिश हुई एक पैलेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बिफोर द डेट एंड वो जो एस्टैब्लिश है अभी भी इंडिया में ही। कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं जो मतलब फॉरेन कंपनी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में जबकि वो कैरी कर रही है बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी है ना वो नॉन सिटीजन इंडिया के, तो वो फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है। इनकॉर्पोरेशन जो इंपॉर्टेंट वही मिसिंग है, जो एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया और ये कैरी कर रही है बिजनेस इंडिया में और सारे मेंबर भी सिटीजन है इंडिया के, तो ये एक फॉरेन कंपनी हो क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट बहुत बेसिक एलिमेंट इनकॉर्पोरेशन का हुआ है आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है। फिर एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई इंग्लैंड में और वो अपना बिजनेस यूएसए में कर रही है जबकि ऑल अदर मेंबर है वो सिटीजन है इंडिया के, तो ये एक फॉरेन कंपनी नहीं होगी क्योंकि बहुत द एलिमेंट जो एक कंपनी को फॉरेन कंपनी बनने के लिए चाहिए वो नहीं है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया एंड कैरिंग ए बिजनेस इन इंडिया ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये इलिस्ट्रेशन क्लियर है कि जो एक इंडियन है अदरवाइज इज ऑफ नो कंसिक्वेंस टू डिसाइड, चाहे एक कंपनी फॉरेन है वो डिपेंड करता है कि वो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया और बिजनेस वो इंडिया में हो रहा हो, ठीक है।
फॉरेन कंपनी बाउंड है फॉलो करने के लिए प्रोविजन को। अगर जो फॉरेन कंपनी जो फेल हो जाती है प्रोविजन को फॉलो करने में तो लायबल होगी कि उसके अगेंस्ट में केस वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने होंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के लिए, सेक्शन 380 ऑफ द एक्ट ले डाउन करता है कि हर फॉरेन कंपनी जो एस्टैब्लिश होती है पहले इसमें जो मतलब बिजनेस इंडिया में हो तो 30 दिन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने होंगे। एक तो सर्टिफाइड कॉपी चार्टर्ड स्टैचू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की। अगर जो ये डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश में नहीं है तो कंपनी प्रोवाइड करेगी एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में। एड्रेस देगी कंपनी का रजिस्टर्ड और मेन ऑफिस का, पार्टिकुलर्स देगी डायरेक्टर के सेक्रेटरी के, नेम बताएगी, एड्रेस बताएगी पर्सन्स का जो मतलब इंडिया में रह रहे हैं जो ऑथराइज एक्सेप्ट करने के लिए सर्विस वगैरह नोटिस वगैरह का फुल एड्रेस देगी ऑफिस का कंपनी का। ठीक है, विच इज़ डीम टू जो प्रिंसिपल पैलेस माना जाता है व्यापार का वो सब। ठीक है, और पार्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बैलेंस के बारे में बताएगी। अर्लियर ओकेजन डिक्लेरेशन देगी। नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन कन्वेंस और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मतलब भाई एब्रोड में कोई कंपनी वगैरह करने से डिबार्ड है यानी वो सब, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई हो। तो कहता है कि वैनिवर कहता है कि जब भी चार्ज होता है ना वो मेंशन पार्टिकल्स में चेंज होता है सॉरी तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइल करेगी डॉक्यूमेंट दो से एक तो रजिस्टर ऑफ द स्टेट के पास में जहाँ पे जो प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है, एक आल्सो रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली के पास। जो नॉन कॉम्प्लाइंस होगी ना अगर इन प्रोविजन से तो पनिशेबल होगी 10,000 रुपये तक के फाइन के रूप में। एडिशनल फाइन होगा 1,000 हर दिन के हिसाब से। जो एक फॉरेन कंपनी है वो एग्जीबिट कर सकती है स्पेसिफिक ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और पहले मतलब लिख सकती है अपना नाम, कंट्री का, इनकॉर्पोरेशन, इंग्लैंड वगैरह ये सब रीजनल लैंग्वेज में। इट मल्स इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। और ये इसमें वेदर जो लाइबिलिटी है मेंबर की लिमिट है नहीं ये सब भी बता देगी। ये आज की अपीयर होगा बिजनेस लेटर में भी। लेटर है सेक्टर ऑफ द कंपनी जो फेलर है कॉम्प्लाई करने का वो प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करता वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे जो इंटर होता है फॉरेन कंपनी के साथ, लेकिन ये अफेक्ट कर सकता है जो कंपनी है सेल नॉट इंटाइटल टू शूट वगैरह केस वगैरह नहीं कर सकती। जो फॉरेन कंपनी है शूट नहीं कर सकती इंडिया में उन सभी काज जिसके एक्शन के लिए जो राइज हुए हैं ओनली आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो इंडिया के बाहर हुए हैं। फॉरेन कंपनी जो रेजिडेंस है इंडिया के इसे एस्टैब्लिशमेंट पोस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सीकिंग इंटरेस्ट। फिर बात आती है विच हैज़ बीन कैरिंग ए बिजनेस इन इंडिया सीज टू कैरी सच बिजनेस। एक जो फॉरेन कंपनी है जो बिजनेस में बिजनेस कर रही है वो रुक जाएगी अगर वो वाउंड अप हो जाती है अनरजिस्टर्ड कंपनी अंडर द सेक्शन 375। अब अदर कंपनी उसमें पहले मल्टीनेशनल कंपनी जो कंपनी है मतलब जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार कर रही है। एक इंटरनेट जो कॉरपोरेशन जो मैनेज करती है प्रोडक्शन या डिलीवर करती है सर्विसेज मोर देन वन कंट्री में। ठीक है, उसे मल्टीनेशनल बोलते हैं। ये रेफर करते हैं इंटरनेशनल कंपनी और कॉरपोरेशन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एमएनसी बोलती है। एक कॉरपोरेशन जो मैनेज करती है हेड ऑफिस एक कंट्री में जिसे होम कंट्री बोलते हैं और ऑपरेट करती है सेवरल अदर कंट्री में जिन्हें होस्ट कंट्री बोलते हैं। इन्हें ग्लोबली एमएनसी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल है आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये दो मेन इंस्टीट्यूशंस है जो कंसिडर किए जाते हैं रेगुलेटरी प्रेशर ऑन द एमएनसी। फिर बात आती है ठीक है डिफंक्ट मतलब मर्द कंपनी जो ऑपरेट नहीं कर रही है। डिफंक्ट कंपनी एक वो कंपनी होती है जो सीज हो गई है ऑपरेट होना अब और बिजनेस नहीं कर रही है। जो रजिस्टर होता है कंपनी का उसके पास पावर होती है कॉन्फर करना सेक्शन 248 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कि रिजर्व करना राइट टू डिलीट कर दे नेम ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। अगर जो रजिस्टर हो कंपनी को कन्वेंस है कि जो कंपनी है वो बिजनेस नहीं कर रही है पिछले 2 पीरियड से इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में और हैड नॉट में कोई एप्लीकेशन भी नहीं की है इस पीरियड में भाई डिफरेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए तो वो सेंड कर सकते हैं एक लेटर पोस्ट के द्वारा रिक्वायर करने के लिए कि भाई वो कंपनी बिजनेस अब करेगी या नहीं करेगी। अगर जो रजिस्ट्रार है उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता 1 महीने में तो 1 महीने के एक्सपायरी के बाद या एंड 14 दिन के अंदर वो ना एक रजिस्टर्ड लेटर भेज देगा पोस्ट के साथ कि उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला फर्स्ट लेटर का। अगर उसे सेकंड लेटर का भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता 1 महीने में तो रजिस्ट्रार है वो नोटिफिकेशन दे देता है ऑफिशियल गैजेट में और दैट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ उस डेट से 3 महीने पास होने के बाद कंपनी का नाम है ना वो हटा दिया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनी से। जो ये नोटिफिकेशन ये भेज दिया जाता है रजिस्टर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द कंपनी ऑफिशियल एड्रेस और नोटिफाई कर दिया जाता है कि कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसीलिए उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया है और कंपनी डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, अब बात आती है कि बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ जो नेम है ना कंपनी का रजिस्टर और कंपनी से हटाने से पहले जो रजिस्टर है वो ऑब्टेन करता है एफिडेविट एंड इंडिमनिटी बॉन्ड एमडी से
फुल टाइम डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर्स है कंपनी के, दैट द कंपनी हैज़ नो एसेट, की कंपनी कोई एसेट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, इफ़ एनी, तो कहता है कि मेट बाय दैम, उनको पूरा की जाएगी, इवन इफ द नेम ऑफ द कंपनी, अगर उसको हटा भी दिया जाए तो भी कंपनी उनको दायित्व को पूरा करेगी। ठीक है, तो ये सब है इसमें। फिर अनरजिस्टर्ड कंपनी और इलीगल एसोसिएशन, एक एसोसिएशन जो वियोलेट करती है प्रोविज़न 464 सेक्शन ऑफ द कंपनी 213 के अंदर, तो वो कहता है कि लीगल कंपनी मानी जाएगी अगर वो उनको तोड़ती है। क्लियरली स्टेट करता है कि कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या पार्टनरशिप जो मोर देन 10% रखती है वो और फॉर्म्ड होती है ऐसे बिजनेस को कैरी करने के लिए, लाइक बैंकिंग, एंड दैट नो कंपनी, एसोसिएशन और पार्टनरशिप जो कंसिस्ट करती है मोर देन 20% और फॉर्म्ड होती है कैरी करने के लिए अदर बिजनेस, इन अदर वर्ड्स इफ़ देर आर मोर देन 10% ना बैंकिंग बिजनेस में या मोर देन 20% है, ठीक है, किसी भी अदर बिजनेस में, तो ये जो एसोसिएशन है ये लीगल माने जाते हैं क्योंकि ये फुलफिल करते कंडीशन ले डाउन इन द पार्टनरशिप, मतलब उनको पूरा नहीं करती। दो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है जॉइंटली अगर वो बिजनेस कर रही है और जो नंबर ऑफ मेंबर्स है दो फैमिली के वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी इलीगल मानी जाएगी। बट ओनली अगर करता है दोनों फैमिलीज का वो एसोसिएशन करता है तो वो इलीगल नहीं होगी। ठीक है, फिर है एसोसिएशन, मतलब कौन सी एसोसिएशन है जो इलीगल है, वैन जब बैंकिंग कंपनी में मेंबर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं और एसोसिएशन है वो इंगेज होती है किसी अदर बिजनेस में जहाँ पे मेंबर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो एसोसिएशन हो फॉर्म्ड बनी है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग, एक बिजनेस करने के लिए बनी हो, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एसोसिएशन को प्रॉफिट कमाना है, या जहाँ पे जो एसोसिएशन है उसे ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। इलीगल एसोसिएशन, ईच कंपनी ऑफ द एसोसिएशन के ऊपर फाइन लगेगा 1 लाख का। जो ये एसोसिएशन है कोई इलीगल स्टैंडिंग नहीं है, ना इधर पार्टनरशिप नोर ए कंपनी, कोई क्वेश्चन नहीं इनके वाइंड अप का, इलीगल एसोसिएशन। हर मेंबर है ना एसोसिएशन को पर्सनली आंसरेबल होगा एक्शंस के लिए, लायबिलिटीज़ के लिए। कोई भी मेंबर है ना एसोसिएशन का वो केस वगैरह नहीं कर सकता अदर मेंबर के में। थर्ड पार्टी है ना वो भी शूट नहीं कर सकती। जो क्रेडिटर है वो भी मतलब एप्लीकेशन वगैरह नहीं देते कोर्ट में टर्मिनेट करने के लिए, कोई लीगल एक्शन है ना वो नहीं लिया जा सकता। इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो सेक्शन 185 में बताई गई है कि एक कंपनी जिसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो ऑक्शंस का है, शेयर्स का, स्टॉक का, डिवेंचर्स का। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स हैं वो क्लैरिफाई करते हैं प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी को फर्दर एंड ऑब्जर्व करते हैं जो कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल बिजनेस इज द शेयर्स को एक्वायर करना, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो रिलेटेड है एक्सपेक्टेड टू होल्ड शेयर्स एक्वायर्ड बाय इट फॉर ए रीजनेबल टाइम के लिए। फिर बात आती है फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी मतलब एक नॉन बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो मीनिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में हुआ था अकॉर्डिंग टू सेक्शन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होती है जो कह इन सब फाइनेंसिंग मतलब वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स और एडवांसेस अदरवाइज, और कोई भी एक्टिविटी है जो उनकी गई हो, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज वगैरह जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेट करना या डिलीवरी करना कोई भी गुड्स वगैरह हायरर को अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट वगैरह, या कैरी करना एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस को तब। ठीक है, पॉइंट आता है मैनेजिंग, कंडक्टिंग और सुपरवाइजिंग एजेंसी है जैसे कि चिट और लो ट्रेड सेक्टर। तो वो जो कलेक्टिंग मनी है लम्प सम में अदरवाइज बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन और बाय सेल ऑफ यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, अवॉर्डिंग प्राइजेस गिफ्ट वगैरह चाहे कैश में काइंड में, या डिस्ट्रीब्यूट करना मनी को मतलब या जो भी है अदर फर्म्स में पर्सनस को फ्रॉम होम मनी इज कलेक्टेड और टू एनी अदर पर्सन। अब बात आती है फेरा कंपनीज। तो फेरा कंपनीज वो कंपनीज होती है जो ऑपरेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन आती है, ये जो कंपनी ये इंडियन है कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं रखती या लेस देन 40% फॉरेन इंटरेस्ट हो। जो इंडियन कंपनीज हैं अगर मोर देन 40% है ना नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट रखती हैं तो ये जो कंपनी है ये अर्लियर है ना फॉरेन कंट्रोल कंपनीज के नाम से जानी जाती थी। जो फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है इंडिया में मेयरली फॉर बिजनेस ऑपरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शन फेरा कंपनीज पे सेक्शन 26 के अंतर्गत। फिर बात आती है कंपनी जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है जो प्रॉफिट पर्पज से नहीं होती, तो सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है कि हर कंपनी जितनी भी लिमिटेड कंपनी होती है उन्हें अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगाना होता है। सेक्शन 8 है ना हावेवर वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अलो कर सकती है कंपनी को
कि वो ना वर्ड लिमिटेड यूज़ करे अपने नाम के साथ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लाइसेंस भी दे सकती है अगर उसे सही लगे। इट इज़ इंटेंडेड टू फॉर्म, कि वो फॉर्म करे एक कंपनी, प्रमोट करे जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन वगैरह को, चैरिटी को, या जो भी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट है। जो कंपनी है उन प्रोहिबिट कर सकती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड से इसके मेंबर्स को, बट वो अप्लाई कर सकती है इसका जो प्रॉफिट वगैरह या इनकम वगैरह है वो अपने ऑब्जेक्टिव के प्रमोशन के लिए। सेक्शन 8 प्रोवाइड करवाता है कि अगर उसे सेटिस्फेक्शन लगता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी का जो रजिस्टर्ड है, तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू द पर्पज स्पेसिफाइड। एक तो क्या कि दैट बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंपनी है वो रिक्वायर कर सकते हैं अप्लाई करे प्रॉफिट के लिए, और एनी, या जो भी इनकम हो रही है प्रमोट करने में इसके ऑब्जेक्ट को, इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड वगैरह। जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस दे सकती है, ऑथराइज कर सकती है कंपनी को अपना नाम बदल ले एक स्पेशल रिजोल्यूशन के अंतर्गत इंडिकेट करके, और लिमिटेड वर्ड भी ओमिट कर सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड। जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन के अंतर्गत इस कंडीशन पे। एंड जो सब्जेक्ट है इस रेगुलेशन का उसे सही लगे तो जो भी कंडीशन है, रेगुलेशन है, वो बाइंड होंगे उस कंपनी पे जिसको लाइसेंस वगैरह दिया गया है। ठीक है, लाइसेंस जो ग्रांट किया जाए तो कभी भी दिया जा, कभी भी रिवोक किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो बॉडी है इन रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में लाइसेंस दिया गया इस सेक्शन में, वो मतलब सेल नोट एल्टर द प्रोविजन, नहीं बदलेगी अपने मेमोरेंडम के जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिग्निफाई किया गया था राइटिंग में। अब है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी एक नई कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस की गई थी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। जैसे कि नाम बताता है कि 1% कंपनी बनाई जाती है, सिर्फ 1% उसका मेंबर होता है, क्योंकि ये कंपनी है, ठीक है, सर्टेन प्रिविलेजेस होती हैं, इनके एग्जेम्पशंस होती हैं। तो डेफिनेशन यही है कि मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 1% मेंबर होता है। इसके फीचर यही है कि 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो कंपनी होती है इनका एक ही मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है। जो वर्ड 1% कंपनी वो मेंशन होता है ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं फ्रॉम होल्डिंग बोर्ड मीटिंग वगैरह। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्टर होता है तो एक ही डायरेक्टर अटेंड कर सकता है एंड जनरल मीटिंग में। अब बात आती है इनकॉर्पोरेशन वगैरह जो भी रिलेटेड मैटर 1% कंपनी से। 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में सिर्फ 1% से, क्योंकि 1% इसका मेंबर होता है। जो मेमोरेंडम होते हैं 1% कंपनी के वो इंडिकेट करते हैं नाम ऑफ द अदर पर्सन, जो सब्सक्राइबर होगा उसकी डेथ पे या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वो मेंबर बन जाएगा कंपनी का। कहता है कि प्रियर रिटर्न कंसेंट है ना अदर पर्सन से वो ऑब्टेन की जाएगी, और कंसेंट है ना उसको रजिस्ट्रार और कंपनीज को भी दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और एसोसिएशन के साथ अदर पर्सन अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। जो मेंबर है ना 1% कंपनी के, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं नेम इस अदर पर्सन का मेमोरेंडम इंडिकेट करके या नोटिस देके, इस तरीके से जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। ये जो चेंज है ना वो इन्फॉर्म किया जाएगा कंपनी को उसके मेंबर के द्वारा, और जो कंपनी है इन टर्न मतलब वापस रिटर्न में इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब टाइम में मैनर में जो भी बदलाव हुए हैं। अगर ये जो नाम है पर्सन का वो डीम्ड नोट बी डीम्ड टू बी एन अल्ट्रेशन ना हो मेमोरेंडम में, तो जो वर्ड है 1% कंपनी वो मेंशन होगा ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी नाम प्रिंटेड है वगैरह फिक्स्ड है एनग्रेव्ड है। जो एनुअल रिटर्न होता है 1% कंपनी का वो साइन किया जाता है कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा। अगर कंपनी का सेक्रेटरी नहीं होता तो डायरेक्टर के द्वारा। अब है स्पेशल प्रोविजन और एग्जेम्पशन जो 1% कंपनी को अवेलेबल होते हैं। जो प्रोविजन है ना सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 टू 111 दोनों इंक्लूसिव है, मोर स्पेसिफिकली गिवन बिलो, वो अप्लाई नहीं होते 1% कंपनी के। प्रोविजन रिगार्डिंग कालिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो भी बोर्ड बुलाते हैं ट्रिब्यूनल वो भी अप्लाई नहीं होते। जो भी प्रोविजन है रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस पीरियड, कंटेंट ऑफ नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योरम वगैरह, प्रॉक्सीज, वोटिंग वगैरह ये भी अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये सफिशिएंट कॉम्प्लायंस में होने चाहिए सभी रिजोल्यूशन की। ऑर्डिनरी और स्पेशल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं पास करना 1% कंपनी के द्वारा किसी भी जनरल मीटिंग में, ये कम्युनिकेट किया जाता है मेंबर के द्वारा कंपनी को, जो एंड इंटर किया जाता है मिनट बुक में, मतलब जो भी मीटिंग की बुक वगैरह होती है साइन किया जाता है, डेट वगैरह डाली जाती है मेंबर में, एंड जो ये डेट होती है डीम टू बी द डेट ऑफ द मीटिंग फॉर ऑल पर्पज अंडर दिस एक्ट। अब है प्रोविजन जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ मीटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो 1% कंपनी को है ना उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर होना ज़रूरी होता है, और ये जो डायरेक्टर है कहता है कि इसको मैक्सिमम 15 तक लेके जा सकते हैं, जो इंक्रीज हो सकते हैं एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करके।
ठीक है। अगर कहता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो मतलब कोई भी मतलब नाम नहीं कंटेन करते फर्स्ट डायरेक्टर का, तो जो मेंबर है ना 1% कंपनी का, उसी को डायरेक्टर मान लिया जाता है। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग, बोर्ड मीटिंग को करने के लिए 1% कंपनी के केस में जिसमें एक ही डायरेक्टर है सफिशिएंट कॉम्प्लाइंट होता है कि वो सारे रिजोल्यूशन जो भी चाहिए पास किए गए हों इस मतलब कंपनी के द्वारा बोर्ड की मीटिंग में, और मतलब मिनट बुक में भी उनको इंटर किया गया हो, साइन किया गया हो, डेट किया गया हो मेंबर के द्वारा, और डेट वगैरह है वो मानी जाएगी वो डेट टू द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है। फिर है जो फॉर 1% कंपनी जो एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग है ना वो हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में हो जानी चाहिए, और 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन से कम का पीरियड नहीं होना चाहिए। फिर है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ 1% कंपनी। फाइनल स्टेटमेंट में ये बताया गया एक तो साइन होने चाहिए वो वन डायरेक्टर के द्वारा अकेले, जो बोर्ड की रिपोर्ट है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होनी चाहिए, और मतलब एक्सप्लेनेशन हो कमेंट्स हो बोर्ड के द्वारा, या कोई भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन है एडवांस मार्क वगैरह। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंडेटरी नहीं होती इसके लिए बनाना। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 1% कंपनी की वो रजिस्ट्रार के पास फिल होनी चाहिए। ठीक है। ड्यूली अडॉप्ट करने के बाद मेंबर के द्वारा 180 दिन में क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बाई ए 1% कंपनी, 1% कंपनी के केस में ना इंटर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं, बिजनेस के विद इट्स सोल मेंबर, जो इसका एक डायरेक्टर भी है। तो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्ट भी या तो राइटिंग में हो, इंटर होना चाहिए मेमोरेंडम में, और रिकॉर्ड हो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो हेल्ड किया गया था फर्स्ट टाइम आफ्टर एंटरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर्टिकुलर्स ऑफ द सैड कॉन्ट्रैक्ट फील्ड होने चाहिए कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास 15 दिन में ऑफ द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बोर्ड। स्मॉल कंपनी, एक स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेटली आउंड की जाती है, ऑपरेट की जाती है विद ए स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के द्वारा एंड रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ सेल्स के द्वारा। जो लीगल डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की वो वेरी करती है। इंडिया में ये जो नई कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस की गई थी इन द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी अदर देन एक पब्लिक कंपनी उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकती है। मिनिमम टर्न ओवर है ना 2 करोड़ और मैक्सिमम 20 करोड़ हो सकता है। ये डेफिनेशन ये एप्लीकेबल नहीं है एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी पे। जो कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में, और जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जो गवर्न किया जाता है एक स्पेशल एक्ट के द्वारा। कंपनी के केस में बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं। ये जो कंपनी होती हैं इनके स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है ना वो भी कम ही होते हैं। ठीक है। और जो बोर्ड मीटिंग है मर्जर प्रोसीजर है वो भी कम होते हैं रिपोर्ट करने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रोड्यूस करने का स्मॉल कंपनी का वो है कि इनके कॉम्प्लाइंस बर्डन को कम करना। फीचर यही है कि ओनली प्राइवेट कंपनी है उनको हम स्मॉल कंपनी में क्लासीफाई कर सकते हैं। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, कंपनी जो गवर्न की जाती है स्पेशल एक्ट के द्वारा, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। और एक स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टेटस है ना कंपनी का स्मॉल कंपनी का वो ईयर टू ईयर बदल रहता है, और इस जिस साल जो प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहे हैं वो अगले साल मिल भी सकते हैं और नहीं भी। अब बात आती है डोरमेंट। कहता है कि सेक्शन 455 ऑफ कंपनी 2013 है ना वो एक नई प्रोविजन के बारे में बोलता है जिसे बोलते हैं डोरमेंट। तो कहता है कि अनोदर नेम है इस कंसेप्ट का प्रोफेशनल्स के द्वारा असेस सील्डिंग कंसेप्ट। एक कंपनी डोरमेंट होती है अगर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो इंटर की जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रूप में। ठीक है। जब एक कंपनी बनती है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होल्ड करती है असेट्स को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, एंड कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती, जो ये इस प्रकार की कंपनी होती है उसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं। ये एक्सीलेंट एडवांटेजेस देती है प्रमोटर्स को जो होल्ड करना चाहते हैं असेट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉर्पोरेट शील्ड के अंदर यूज करने के लिए बाद की स्टेज में। अब बात आती है, और याद रखना डोरमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है और 1% कंपनी भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर कहता है कि मेनली तो 3 ही कंपनी की बात करते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। एक नई कॉन्सेप्ट आई है प्रोड्यूसर कंपनी। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसके लिए 9A ऑफ द कंपनी 1956 ये एप्लीकेबल होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग होते हैं और हर है ना प्रोड्यूसर होता है इन 2 और मोर देन प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन में। ये कम्बिनेशन होता है 10 या 10 से ज़्यादा लोगों का। ठीक है। तो वही होगी एक प्रोड्यूसर कंपनी जो एक्टिविटीज़ में लगी हो जो सेक्शन 581B में बताई गई हैं। रजिस्टर्ड ए प्रोड्यूसर कंपनी अंडर द एक्ट। जो मेंबर होते हैं नेसेसरी प्राइमरी प्रोड्यूसर होने चाहिए, मतलब वो इंगेज होने चाहिए उन सभी एक्टिविटी में जो कनेक्टेड है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, लाइक एज एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब।
फिर है फॉर्मेशन, तो 581 ऑफ द कंपनी एक्ट 2023 बताता है प्रोविजन जो भी रिलेटेड है प्रोड्यूसर कंपनी की फॉर्मेशन से। कोई भी 10 या 10 से अधिक जो लोग होती 14 बीइंग ए प्रोड्यूसर बन वो ना प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। और अगर ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो 30 दिन के अंतर्गत डॉक्यूमेंट रिसीव होने के रजिस्टर कर देता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में, उसके बारे में बता देता है। तो इस तरह से वो कंपनी बन जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।